हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप सभी को फिर से एक बार एमएसआर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का जेसीईआरटी द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका साइंस सब्जेक्ट का सेकंड सेट लेकर आए हैं, जो थोड़ा सा हम लोग आंसर का सोल्यूशन भी हो जाएगा और हम लोग थोड़ा सा चर्चा भी कर लेंगे कि किस प्रकार आंसर हुआ। तो आइए लेट ना करते हुए जल्द से जल्द हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सेकंड सेट जेसीईआरटी मॉडल जो दिया गया है साइंस सब्जेक्ट का, ये सेकंड सेट लेकर आए हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक पूछेगा ही, एसआई मात्रक आएगा ही। विद्युत धारा का हो, प्रतिरोध का हो, चाहे विद्युत आवेश का हो, आएगा ही। मतलब विद्युत से एसआई मात्रक आने वाला है। जैसे पहले सेट में था विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक उपकरण जो वोल्टामीटर एमीटर जो होता है, जिसे पहले सेट में वोल्टामीटर के बारे में पूछा गया था। इसमें दो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, फिर विद्युत धारा का मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो देखिए इस प्रकार आंसर आसानी से लिख सकते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। याद रखिएगा, इसे ये द्वारा सूचित किया जाता है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। तो इसमें जो दो क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा एसआई मात्रक एम्पियर और विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? एमीटर है। याद रखिएगा, हो गया एक नंबर क्लियर। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। ये पूछ रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। फिर दे दिया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। पूछे एसआई मात्रक आएगा ही। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है कि हाँ या नहीं में आपको आंसर देना है। तो देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, जिसे इस प्रकार ओम का जो होता है चिन्ह इस प्रकार होता है, तो ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अब हाँ किसी तार का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई पर एकदम निर्भर करेगा किसी तार का प्रतिरोध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए। केमिस्ट्री से है, पहले 2 क्वेश्चन फिजिक्स से हो गया, भौतिकी से। 2 ऐसे धातुओं के नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नॉर्मली जो धातु होता है वो ठोस होता है, कठोर होता है, लेकिन यहाँ ऐसा भी धातु है जहाँ पूछा गया है कि ऐसा धातु आपका नाम लिखना है जिसे आसानी से चाकू से काटा सकता है, मतलब मुलायम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम। जिसे ये ने संकेत होता है पोटेशियम जैसा क्या होता है, तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे धातु है, ऐसे 2 धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम भी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। CH3COOH, CH3COOH जो है इसमें और क्या है कि C2H4, मतलब इसमें इथिन में। तो ये जो है ये 2 क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। हम लोग कार्बनिक न्यूक्लियस के जो चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का, उसमें एल्कीन, एल्केन, एल्काइन के बारे में जो पढ़ रहे थे, उसमें फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ा गया है, जिसमें कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बहुत सारा कुछ ग्रुप है जिसे फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। तो उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए CH3COOH इसमें क्या है, देखिए ये जो वो है ना, वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, इसे कहता है कीटन ग्रुप। क्या कहा जाता है? कीटन ग्रुप। तथा ये जो C2H4 हम लोग जानते हैं कि एल्कीन, एल्केन और एल्काइन जो होता है, तो अगर कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या अगर कार्बन से डबल होता है ना, तो वो आता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या है? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो जीवाश्म का फॉर्म जो है डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले सजीवों की परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी के सतहों पर या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। डेफिनेशन थोड़ा सा लंबा लिख लिए हैं। बात यह है कि आप बना के भी लिख सकते हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले पौधे या कोई भी जीव है जो मिट्टी के नीचे जो सजीव, उसका कुछ अवशेष, परिरक्षित अवशेष कहा गया है, अवशेष जो है उस चट्टानों पर, पत्थरों पर उसका छाप पड़ गया है यानी निशान पड़ गया है। तो इस प्रकार का जो चट्टानों या पृथ्वी के सतहों पर जो छाप मिला है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीवाश्म कहेंगे। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहा है कि वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। वंशानुगत लक्षण मतलब वंश का लक्षण। डेफिनेशन इस प्रकार आराम से लिख सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में माता पिता से संतान संतति, पिता माता से फिर संतान संतति, मेरे दादा से मेरे पिताजी से मैं, मेरा बाद फिर मेरे
बेटा का, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यानी संतान संतति से स्थानांतरण होता है। क्या स्थानांतरण होता है? कुछ लक्षण स्थानांतरण होता है। तो होने वाले लक्षण को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। एकदम सिंपल सा जो परिभाषा है एकदम आराम से लिख सकते हैं कि ऐसा जो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिता माता के जो गुण है, लक्षण है, वो संतति के पीढ़ी पर पीढ़ी ट्रांसफर होता है यानी स्थानांतरण होता रहता है। तो इस प्रकार के लक्षण को हम लोग क्या कहेंगे? वंशानुगत लक्षण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में ये है कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दें। खाद्य श्रृंखला क्या है? जो फूड चेन होता है ना, उसे हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फूड चेन क्या है कि हरे पौधे को खा लिया कीट, कीट को फिर खा लिया मेंढक, फिर मेंढक को खा लिया सांप, फिर सांप को खा लिया कोई बाज या चील या मोर। तो इस प्रकार का एक जो बैलेंस सिस्टम होता है खाने वाला खाद्य श्रृंखला में, तो इसे कहा जाता है फूड चेन इन खाद्य श्रृंखला। क्या है देखिए, इस प्रकार उदाहरण पूछा गया है, हम लोग डिफिनेशन नहीं देंगे। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण इस प्रकार लिखे हैं कि पहले हरे पौधा जो है उसको कीट खा लिया, इसको क्या खा लिया? कीट। फिर कीट को मेंढक खा लिया, फिर मेंढक को सांप खा लिया, सांप को बाज खा लिया या मोर खा लिया, फिर मोर मर गया, तो मोर मर गया, मिट्टी में मिल गया, फिर हरे पौधे उससे क्या ले लिया, उससे फिर अपना एनर्जी ले लिया। तो इस प्रकार ये जो श्रृंखला है, ये जो इसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ क्या लिखे? यहाँ पादप उत्पादक है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, राज्य का उत्पादन करता है, स्वयंपोषी है, हम लोग जानते हैं ये उत्पादक है। जबकि कीट, ये जो कीट है ये हरे पौधे का खाता है, इसीलिए प्रथम, और बाज जो है एकदम लास्ट में, इसलिए अंतिम उपभोक्ता है। बाकी सब ये एक के बाद एक उपभोक्ता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो सेक्शन बी में आता है। इसमें सेक्शन बी में ये 1 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन किस में था? सेक्शन ए में था। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था? ओम का नियम बताइए। आपको ओम का नियम लिखना है, जो फर्स्ट सेट में भी था। और इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा का संबंध लिखिए। विभवांतर और विद्युत धारा का संबंध लिखना है उस ओम के नियम के आधार पर, और फिर प्रतिरोध को परिभाषित करें। तो देख लेते हैं ओम का नियम क्या कहता है। नियत ताप पर, जब फिक्स्ड टेम्परेचर होगा, नियत ताप पर किसी चालक, चालक मतलब जिसके द्वारा विद्युत जा सकता है, चालक, जैसे तांबा का तार हुआ, एल्युमिनियम का तार हुआ, के सिरों, एक सिर से दूसरे सिर के सिरों विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसमें जो विद्युत जा रहा है, विद्युत प्रवाहित हो रहा है, तो समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात यही है जो विद्युत धारा के साथ विभवांतर का संबंध जो पूछा गया है 2 नंबर में। फिर क्या कहा गया है कि प्रतिरोध को परिभाषित करें। तो हम लोग ओम का नियम जान गए, फिर हम लोग इसका संबंध को जान गए। अब प्रतिरोध लिखना है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध मतलब रुकावट। जब कोई विद्युत धारा किसी चालक तार में प्रवाहित होगा तो उसमें जो रुकावट उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है, विद्युत को जाने में जो रोकता है, तो उस पावर को, उस क्षमता को कहा जाता है प्रतिरोध। तो क्या है प्रतिरोध? किसी चालक का वह गुण, कोई भी चालक होगा उसका ये गुण है जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित, उसके अंदर जो प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिसिटी वहां से गुजर रहा है, को क्या करता है? जाने से रोकता है, यानी विरोध करता है। उसे प्रतिरोध कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? एकदम आराम से लिख लीजिएगा, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन दिए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का कोई 2 गुण लिखना है आपको। तो इसमें ये देखिए हम लोग क्या लिखे हैं 9 नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। वह पथ, वो रास्ता, वो सड़क जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव, हम लोग जानते हैं चुंबक का 2 ध्रुव होता है, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर, जब वो मुक्त अवस्था में आ जाता है तो गति करता है। क्या करता है? गति करता है। तो उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर है? अब क्या कहा है कि गुण के बारे में, इसके बारे में हम लोग अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस बाद में आप लोगों को क्लियर करके समझाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर दे रहे हैं। बाकी हम लोग समझ लेंगे, अगर समय मिलता है तो फिर हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके। तो गुण,
चुंबकीय क्षेत्र का रेखाएं का गुण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नंबर 2 गुण पूछा गया था। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, टच नहीं करता है, एक दूसरे से मिलता नहीं है, नहीं करता है, कट नहीं करता है, टच नहीं करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। 2 नंबर में यह चुंबकीय बल को मजबूती को दिखाती है। ये जो चुंबकीय बल है ये मजबूती को दिखाता है। पास में होगा तो चुंबकीय बल अधिक होगा, दूर में होगा क्षेत्र रेखाएं तो चुंबकीय बल घट जाएगा, तो ये दिखाता है। तो ये हम लोग लिखे थे 8 नंबर और 9 नंबर का जो सेक्शन बी का है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट किए, फिर सेक्शन बी का 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए और अगले वीडियो में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे सेक्शन बी को लेकर। अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन के क्लिक करके जुड़ जाइएगा और पास में बना बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द आपके पास इस प्रकार का वीडियो उपलब्ध हो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन से खाली रहता है, आप उसमें ठोक डालिए अपना जो भी भड़ास और मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा या समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। कुछ भी डाउट होगा आप लोग बेझिझक पूछते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।